या अल्लाह, जब से ये हमें छोड़कर गए हैं हमारी तो जैसे किस्मत ही फूट गई है। जब वो थे तो मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी। ऐसा कहकर नगमा की आंखों में आंसू आ गए। फिरोजाबाद के छोटे से गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में नगमा अपने 2 बच्चों अमरीन और रेहान के साथ रहती थी। नगमा का पति कई साल पहले बीमारी से गुजर चुका था। उसके बाद से नगमा ही सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। उसकी झोपड़ी के एक कोने में पुरानी सी सिलाई मशीन रखी थी। वही मशीन उसके घर की रोजी रोटी थी। कुछ दिनों बाद ईद आने वाली थी। बाजारों में चारों तरफ रौनक, हर दुकान पर नए कपड़े, चूड़ियां, जूते और टोपी सजी हुई थी। नगमा अपने बच्चों के साथ सब्जी लेने बाजार जाती है तो रास्ते में दिखने वाली दुकानें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। अम्मी जान, देखो ना कितनी सुंदर चूड़ियां हैं, और वो सरारा, वो देखो कितना प्यारा है। मुझे तो वो कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है। अम्मी जान, मुझे इस बार ईद पर ऐसा ही नया कुर्ता चाहिए। दोनों बच्चों की बातें सुनकर नगमा चुप हो गई। उसने अपने बटुए में पड़े थोड़े से पैसे देखे और चुपचाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले गई। कुछ देर बाद बाजार से सब्जी लेकर दोनों बच्चों के साथ घर लौट आई। ऐसे ही अगले दिन दोनों बच्चे जब नुक्कड़ पर खड़े थे तभी मोहल्ले के बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे थे। मेरे अब्बा तो मेरे लिए बहुत सुंदर सितारे वाले कुर्ता पैजामा लाए। देखना इस बार तो मैं चांद की तरह चमकूंगा। और मेरी अम्मी ने भी मुझे नया लहंगा दिलवाया है, उसे पहनकर तो मैं भी परी ही लगूंगी। उनकी बातें सुनकर दोनों बच्चे घर आ गए। उस वक्त नगमा घर के काम निपटाकर कपड़े सिलने ही बैठी थी। रेहान धीरे धीरे उसके पास आया और धीरे से बोला, अम्मी। क्या हुआ बेटा? अम्मी, क्या इस बार ईद पर हमें भी नए कपड़े मिलेंगे? ये सुनकर नगमा का हाथ मशीन पर रुक गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। अम्मी, मेरी सहेली सना भी कह रही थी कि उसने ईद के लिए नया लहंगा लिया है। दोनों बच्चों की उम्मीद भरी आंखें अपनी माँ को देख रही थी। नगमा ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इंशाल्लाह मेरे बच्चों को भी ईद पर नए कपड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर नगमा खामोश हो गई और मन ही मन कहने लगी, या अल्लाह, मैं अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहती, कोई रास्ता दिखा दे। कुछ देर बाद पड़ोसन शकीला उसके घर आई। अरे नगमा, ये देख, तूने जो मेरा सरारा सिला था उसमें पीछे ये वाली डोरी लगा दे। ठीक है शकीला बहन। वैसे ये क्या, आज इतनी देर तक मशीन चला रही हो? हाँ बहन, ईद आ रही है ना तो सबके कपड़े सिलने हैं। त्योहार का ही तो वक्त होता है जब थोड़ी कमाई हो जाती है। अच्छा, दूसरों के बच्चों के कपड़े तो सिल रही हो, अपने बच्चों के लिए क्या लाओगी? क्या छोड़ो भी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम जैसे की ईद कहाँ होती है। ऐसी बात नहीं है बहन, गरीबों की ईद भी होती है। हाँ, बस तरीका थोड़ा अलग होता है। खैर, आप अपना ये शरारा रख दीजिए, मैं इसमें लटकन लगा दूंगी। हाँ, हमें भी शौक नहीं है ज्यादा देर यहाँ रुकने का। शकीला वहाँ से चली गई। काफी देर तक मशीन पर बैठने के बाद नगमा खाना बनाने में लग गई। फिर अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें फिर से सुला दिया, जिसके बाद वो खुद फिर से मशीन चलाने लगी। कुछ देर बाद उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो अपने पुराने बक्से में कपड़े ढूंढने लगी, जहाँ उसे अपने पति का पुराना सफेद कुर्ता मिला और अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी दिखी। अगर इसे काट कर छोटा कर दूं और इसमें कुछ सितारे लगा दूं तो रेहान का कुर्ता बन सकता है और इस साड़ी से अमरीन का शरारा बन जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब मेरे बच्चों की ईद जरूर होगी। इसके बाद एक बार फिर उसने अपनी सिलाई मशीन चलानी शुरू कर दी। बीच बीच में वो अपने सोते हुए बच्चों को देखती और मुस्कुरा देती। आधी रात को अचानक अमरीन जाग गई। उसने देखा अम्मी अभी तक मशीन चला रही थी। अम्मी, आप सोई नहीं? अम्मी, आप इतना काम मत किया करो, मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी, फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर नगमा ने उसे गले से लगा लिया। फिर सुबह होते होते नगमा ने दोनों कपड़े तैयार कर दिए। फिर उसने कपड़े अलमारी में छुपा दिए। फिर ईद से एक दिन पहले पूरा मोहल्ला खरीदारी में व्यस्त था। सभी बच्चे नए कपड़े दिखा रहे थे। दोनों बच्चे चुपचाप अंदर आ गए। उन्हें उदास देखकर नगमा ने अलमारी खोली और दोनों के सामने कपड़े रख दिए। ईद मुबारक मेरे बच्चों। अम्मी, ये तो बहुत सुंदर है। दोनों बच्चे खुशी से अपनी माँ से लिपट गए और कपड़े ट्राई करने के लिए अंदर चले गए। कुछ ही मिनटों बाद रेहान सफेद कुर्ता पहनकर बाहर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। मेरा बेटा तो किसी नवाब से कम नहीं लग रहा। तभी अमरीन भी गुलाबी शरारा पहन कर आई। अम्मी देखो, मेरा शरारा कितना प्यारा है ना, कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी बेटी तो बिल्कुल परी लोग की शहजादी लग रही है। अब दोनों खुश होकर बाहर जाकर मोहल्ले के बच्चों को अपने नए कपड़े दिखा रहे थे। अरे वाह, तुम्हारा शरारा तो बहुत सुंदर है। होगा क्यों नहीं, मेरी अम्मी ने जो बनाया है। रोहन, तुम्हारा कुर्ता तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? मेरी अम्मी ने सिला है। सच में तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छा सिलती है। फिर उसी समय पड़ोसन शकीला वहाँ से गुजर रही थी। उनको देखकर उसने कहा, अरे लेकिन ये कपड़े तो पुराने कपड़ों से बने लगते हैं। हाँ, पुराने कपड़ों से बने हैं, लेकिन मेरी अम्मी ने प्यार से बनाए हैं, तो हमारे लिए तो ये नए ही हैं। ये सुनकर शकीला कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी लड़की इतना अच्छा जवाब देगी। फिर अगली सुबह ईद का त्योहार था। मोहल्ले में खुशी का माहौल था। मस्जिद से नमाज की आवाज आ रही थी। सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कह रहे थे। नगमा ने भी अपने बच्चों को प्यार से जगाया। उठो मेरे बच्चों, आज ईद है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने सेवैया भी बना दी है।
दोनों बच्चे खुशी से उठ गए। वो अपने नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। कुछ देर बाद रेहान अपने दोस्तों के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद गया। सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, बेटा तुम्हारा कुर्ता बहुत सुंदर है, तुम्हारी अम्मी बहुत हुनरमंद है। उधर शकीला अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने देखा कि सभी लोग नगमा के बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। तभी शकीला की बेटी बोली, काश मेरी अम्मी भी इतनी सुंदर शरारा बना पाती। उधर नगमा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी एक कार वहाँ कर रुकी। कार से एक अमीर औरत उतरी। वो सीधी नगमा के पास आई। क्या आप नगमा हैं? जी मैं ही हूँ। मैंने सुना है आप बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं। क्या आप मेरे बुटीक के लिए कपड़े सिलेंगी? मैं आपके बुटीक के लिए? हाँ, मैंने आपके बच्चों के कपड़े देखे हैं, बहुत खूबसूरत है। ये बात सुनकर तो जैसे नगमा की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये तो मेरे लिए ईद का तोहफा मिल गया। ये लो एडवांस, पूरे 30,000 है। ये सुनकर नगमा बहुत खुश हुई। तो वहीं सामने खड़ी शकीला को थोड़ा पछतावा हुआ। उसे याद आया कि उसने नगमा को ताना मारा था। तभी शकीला धीरे धीरे नगमा के पास आई। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गरीब समझकर ताने मारे। कोई बात नहीं बहन, ईद के दिन दिल साफ होना चाहिए। आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि दिल से होती है। उस दिन नगमा के घर में सचमुच ईद की। हेलो कियारा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटी। कियारा बेटी, तेरी शादी को 20 दिन हो गए और तू पग फेरे की रस्म के बाद आई ही नहीं। क्यों मम्मी, आपने जब मेरे और धवल के लिए घर में कथा रखवाई थी तब तो आए थे ना? हाँ, लेकिन वो तो तू उसी दिन आई और चली गई, और उस बात को भी अब 10 दिन बीत गए। मम्मी, अभी मेरी शादी को कुछ दिन ही हुए और यूँ बार बार आऊंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ, मुझे किचन में काम है। ऐसा कहकर कियारा फोन रख देती है और उदास सुषमा कमरे में लगी अपनी बेटी की फोटो को देखती रहती है, जिसमें वो, उसका पति और इकलौती बेटी कियारा थे। सुषमा और सुभाष दोनों को उससे बड़ा प्यार था। उसकी शादी के बाद से ही सुषमा और सुभाष का घर सूना सूना हो गया था। तभी सुभाष कमरे में आता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों उदास हो और तुम्हारी आंखों में आंसू? आज कियारा की बड़ी याद आ रही है, उसे देखने का मन कर रहा है। हाँ तो उसे वीडियो कॉल कर ले। कॉल पर बात हो गई, लेकिन एक माँ का कलेजा है ना, जब तक अपने बच्चे को सीने से ना लगा लो चैन नहीं पड़ता। अच्छा तो बात हो गई, तो क्या कहा राजकुमारी ने? कब आ रही है वो, या मैं उसे लेने जाऊँ? नहीं नहीं जी, अभी उसने आने से इनकार कर दिया। बोल रही थी यूँ बार बार आऊंगी तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे। वैसे बात तो उसकी भी सही है सुषमा, वो एक बेटी होने के साथ साथ अब किसी की बहू भी है, तो उसे तो अब दोनों जगह के बारे में सोचना पड़ेगा ना। वैसे एक आइडिया है, तो घर में कीर्तन रखवा ले, उसके बहाने से उसे बुला ले, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। हाँ, ये आपने ठीक कहा। फिर अगली शाम कियारा जब छत पर कपड़े सुखा रही थी तभी फोन बजा। हेलो बेटा, कैसी है तू? अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं बिटिया, लेकिन तू याद आती है बहुत। अच्छा सुन, कल हमने घर में कीर्तन रखा है, तू जमाई जी के साथ आ जा। क्या कीर्तन? लेकिन यूँ अचानक? हाँ, वो बस एकदम से प्लान बन गया। अच्छा ठीक है मम्मी, लेकिन इनकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं आ जाऊंगी। फिर अगले दिन कियारा जैसे मायके पहुंची, माँ पिता दोनों आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़े थे। बेटिया आ गई हमारी। तेरे बिना घर सुना सुना लगता है बेटी, आज तू आई है तो जैसे घर में रौनक आ गई है। अच्छा 2 दिन का बोलकर आई है ना घर पर कि 2 दिन तू यहीं रहेगी? हाँ मम्मी बोलकर आई हूँ, लेकिन वो भी क्या ही सोचते होंगे कि बहू अभी अभी आई है और बार बार मायके भाग जाती है। अब सारी बातें दरवाजे पर खड़े होकर ही करोगी क्या, या बेटी को अंदर भी आने दोगी? इसके बाद घर में कीर्तन हुआ। अगले 2 दिन तक कियारा वहीं अपने माता पिता के साथ मायके में ही रही, जहाँ उसकी माँ उसे उसकी पसंद की डिश बनाकर खिला रही थी। ये क्या है माँ, इडली सांभर? हाँ, तुझे पसंद है ना मेरे हाथ के? हाँ, और पता है माँ, धवल के ऑफिस के पास भी बहुत अच्छी इडली सांभर मिलती है, तो वो मेरे लिए लेकर आ जाते हैं कई बार, इसीलिए ये तो मैं वहाँ खाती रहती हूँ। खैर अब तुमने बनाई दी है तो खा लेती हूँ। तभी बाहर बारिश में भीगते हुए सुभाष घर आते हैं। पापा आप कहाँ चले गए थे और ये कपड़े कैसे खराब हो गए? अपनी गुड़िया के लिए श्याम हलवाई की जलेबी लेने गया था श्याम पार्क। अब तुम तो जानती हो इस तरफ इतना पानी भरा होता है कि कोई रिक्शे वाला आने को तैयार नहीं होता, इसीलिए पैदल ही चला आ रहा था और रास्ते में पानी था तो पैर फिसल गया। ओफो पापा, इसकी क्या जरूरत थी? चलो अब आओ और साथ में बैठकर खाना खा लो। फिर वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, साथ ही बातें भी करते हैं। मम्मी आपको पता है माँ जी बहुत अच्छा खाना बनाती है और धवल जी तो मेरी बहुत केयर करते हैं। अच्छा है बिटिया, लेकिन तू वहाँ अकेला तो महसूस नहीं करती? नहीं मम्मी, वहाँ सब बहुत अच्छे हैं। अपनी बेटी को ससुराल में खुश देखकर वो लोग भी खुश थे। अगले दिन कियारा वापस अपने ससुराल चली जाती है और एक बार फिर सुषमा और सुभाष का अपना घर सूना सूना हो जाता है। उधर कियारा अपने ससुराल पहुँच जाती है और फिर से अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों में खो जाती है।
कियारा, कुछ दिन बाद मेरा एक दोस्त शिमला जाने का प्लान बना रहा है अपने परिवार के साथ, और वो हमें भी पूछ रहे हैं, कहो तो हम भी चलें? शिमला, वाह, वो तो मेरी फेवरेट जगह है। अब कियारा धवल के साथ 4 दिन के लिए शिमला चली जाती है, जहाँ वो नई नई फोटोज अपने स्टेटस पर लगाती है। ये देखो जी, अपने कियारा को शिमला जाकर भी कितने हल्के कपड़े पहने हैं, ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगी। अभी उसे फोन करती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा अपनी बेटी को फोन करती है। ये क्या कपड़े पहने हुए हैं तूने कियारा? बेटी, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है, ऐसे में तुझे ठंड लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, हमारे साथ अभी और भी लोग हैं। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, हम लोग अब मॉल रोड घूमने जा रहे हैं। और वो सब मॉल रोड घूमने चले जाते हैं और वहाँ की ठंडी हवा में उसे ठंड लग जाती है, जिसके बाद वापस लौटकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कहा था मैंने अपना ध्यान रखो, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं हो। अच्छा सुन, अब काढ़ा बनाकर पी लेना, और हाँ साथ में स्टीम भी लेती रहना, उससे जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन तू ये सब कैसे करेगी? धवल बेटे को फोन दे, मैं उसे समझा देती हूँ, या फिर उसको बोल कि तुझे यहाँ छोड़ देंगे, मैं तेरी देखभाल कर लूंगी। कैसी बातें करती हो मम्मी, शिमला जाने से पहले तो मैं आई थी, अब फिर से आओ। माँ जी क्या कहेंगी कि इसको बीमारी में भी चैन नहीं है। आप रहने तो, थोड़ा कोल्ड है, दवाई ले लूंगी, ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। कियारा फोन रख देती है। ठीक तो है हमारी बिटिया, कितना कहा था उसे अपना ध्यान रखा कर। अब वो बच्ची नहीं है सुषमा। माँ बाप के लिए तो बच्चा बूढ़ा भी हो जाए तब भी बच्चा ही रहता है ना। ये तो तुमने ठीक कहा सुषमा, वैसे किसी ने सच ही कहा है, बेटियों से घर के आंगन में रौनक रहती है। अब जब से वो गई है तब से जैसे रौनक ही चली गई। अपनी बेटी को याद करते हुए उन दोनों की आंखें भर आती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बड़े दिन हो गए जी कियारा को देखे हुए, उसे घर बुला लो। तुम तो जानती हो ना सुषमा, बिना किसी रीजन के वो कैसे आएगी, साफ मना कर देगी। बात तो ठीक है, वैसे 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है, तो हम चारों कहीं साथ में डिनर करने चलते हैं, इसी बहाने उससे मिल भी लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। 2 दिन बाद कियारा धवल के साथ उस रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां उनकी एनिवर्सरी का केक कटवाकर और डिनर करके वो लोग वापस चले जाते हैं। बस 2 घंटे के लिए ही आई, ठीक से उससे बात भी नहीं हो पाई। अपनी बेटी के साथ 2 घंटे बिता लिए, वही बड़ी बात है सुषमा। फिर कुछ देर बाद, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि घर में सत्यनारायण जी की कथा करवा लेते हैं, बहुत समय से करवाई भी नहीं, इसी बहाने कियारा और उसके ससुराल वालों को भी बुला लेंगे। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग कल ही बेटी के ससुराल चलकर उन्हें इनविटेशन दे आते हैं। अगले दिन ही वो दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। सुनिए जी, कुछ मिठाइयाँ और फल फ्रूट ले लीजिए, और हाँ अपनी कियारा को देसी घी की बालूशाही बहुत पसंद है, वो भी ले लीजिए। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद वो कियारा के घर पहुंच जाते हैं जहाँ वो उसे चाय नाश्ता सर्व करती है। इसके बाद कियारा उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। हमने अपने घर में सत्यनारायण की कथा रखवाई है, तो कियारा तुम सबके साथ आ जाना। ये बात सुनकर कियारा गुस्से में आ जाती है और थोड़ा ऊंची आवाज में बोलती है, क्या माँ सत्यनारायण की कथा? आप लोग भी ना हद करते हैं। जब से मेरी शादी हुई है कभी कीर्तन, कभी कथा, कभी कुछ करवाते ही रहते हैं। शादी से पहले तो आपने ये सब नहीं करवाया कभी, और अब तो हर कुछ दिन बाद आपको यही सोचता है। ये सुनकर सुषमा और सुभाष की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तभी कियारा की सास, ससुर और पति भी उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। आखिर बात क्या है बहन जी? कियारा हमारी इकलौती बेटी है बहन जी, इसलिए हमारे दिल के बहुत करीब है। इसकी शादी के बाद हमारा घर जैसे सुनसान हो गया, मानो घर की रौनक ही चली गई। हमारा इसको देखे बिना मन नहीं लगता था, इसलिए हर कुछ दिन में किसी न किसी बात का बहाना बनाकर अब इसे मायके बुला लेते हैं। और सच कहे तो सत्यनारायण की कथा भी हमने इसलिए रखवाई थी कि इसी बहाने ये घर आ जाएगी। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। उनकी बातें सुनकर उन सबकी आंखें भी नम हो गई। कियारा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसकी सास बोली, अगर ऐसी बात थी तो आप हमें पहले बता देती बहन जी, लेकिन अब से आप फिक्र मत कीजिए, अब से कियारा आपसे मिलने आती रहेगी। हाँ मम्मी, पापा जी, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके अकेलेपन को समझ ही नहीं पाई, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर संडे मायके आऊंगी। और न सिर्फ वो, बल्कि हम सब आपका अकेलापन बांटने आएंगे। हाँ पापा मम्मी, अब से आपकी बेटी के साथ साथ आपका बेटा भी हर हफ्ते आपसे मिलने आएगा। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो गए।